नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत उनकी पत्नी ने उनके ऊपर केस दर्ज करा दिया है, वो लोग कहते हैं कि मैंने शादी के समय किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की थी, ना ही पत्नी से कभी दहेज मांगा, ना ही मेरे घर वाले किसी सदस्य ने पत्नी से कभी कोई दहेज मांगा। इसके बावजूद भी मेरी पत्नी ने दहेज की मांग करने के लिए और दहेज के लिए परेशान करने के लिए मेरे ऊपर आईपीसी सेक्शन 498 ए का केस दर्ज करा दिया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या सिर्फ दहेज की मांग करने के लिए ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए आपके ऊपर लग सकती है, या फिर वैसे भी आपके ऊपर जब आपने दहेज की मांग नहीं की हो, पत्नी ने इस प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं की हो, सिर्फ कंप्लेन किया हो कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, दहेज को लेके कोई बात नहीं लिखी हो, तो क्या इस स्थिति में भी आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग सकती है या नहीं लग सकती है। यानी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या सिर्फ दहेज की मांग करने के लिए, दहेज के लिए परेशान करने के लिए ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगती है, या फिर वैसे भी एक पति और उसके घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग सकती है जब उन्होंने किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की, पत्नी को दहेज के लिए कभी परेशान नहीं किया, तो क्या तब भी कोई केस दर्ज हो सकता है या नहीं दर्ज हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो काफी नॉलेजफुल है और आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज प्राप्त होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब में जो भी मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, यानी जो भी पारिवारिक मामले होती हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आपत्ति कैसे लगानी है, प्रक्रिया क्या चलती है, ये सारी चीजें विस्तृत बताई गई है। इस किताब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताई गई है। अभी इस किताब की प्री बुकिंग हो रही है, अगर आप प्री बुकिंग भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहां से आप सारी चीजों को डिटेल में समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका भी सपना है पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करके जज बनने का, अब वो अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने इस सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे आरजेएस और एचजेएस के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एचजेएस एंड आरजेएस, आरजेएस लोकल लॉ, एचजेएस लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और आरजेएस और एचजेएस वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे रूटीन वाइज क्लासेस भी चलती हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए कि अगर आपने अपनी पत्नी से किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की है, शादी में उससे किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, क्या इसके बावजूद भी आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग सकती है या नहीं लग सकती है। यानी अगर दहेज का कोई नाम नहीं आ रहा है, दहेज के संबंध में कोई बात नहीं की जा रही है, इसके बावजूद भी पत्नी जाके पुलिस कंप्लेंट करती है, तो क्या आप भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दोषी होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 498 ए, जिसमें प्रावधान किया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये चीज स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री है जिसका पति या पति के नातेदार है, यानी पति के कोई रिश्तेदार है, उस स्त्री के प्रति क्रूरता करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी उस स्त्री के प्रति क्रूरता करेंगे उन्हें 3 वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो अब इसके लिए हमें समझना होगा कि क्रूरता क्या कही जाती है। यानी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में क्रूरता शब्द बोली गई है वो किसके लिए बोली गई है? क्या सिर्फ दहेज के लिए ही बोली गई है या फिर वैसे भी अगर आप लड़की को परेशान करते हैं तो ऐसे में भी वो 498A के तहत अपराध होगा या नहीं होगा? तो इस चीज को भी स्पष्ट किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में ही। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में ही क्रूरता को विस्तृत परिभाषित किया गया है, यानी क्रूरता किस किस चीजों को कही जाएगी वो डिटेल में बताया गया है। तो पहले तो मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है। क जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग, स्वास्थ्य जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है, या किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार से तंग किया जा रहा है। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में ही बताई गई है कि क्रूरता क्या क्या चीजें कही जाएंगी, जिसमें क में ये बताया गया है कि जानबूझ के किया गया ऐसा कोई आचरण जिसकी प्रकृति ऐसी है जिससे कि जो स्त्री है वो आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी स्त्री के चरित्र पे लांछन लगाना, उसके साथ मारपीट करना, उसे अन्य किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, उसके ऊपर विभिन्न झूठे मुकदमे लगा देना, किसी अन्य के साथ संबंध रखना, ये सारी चीज़ें एक स्त्री के प्रति क्रूरता मानी जाएंगी। अगर कोई पति है ऐसा कोई भी कृत्य करता है तो ये भी क्रूरता मानी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि या किसी प्रकार की कोई उस स्त्री से मांग करना जो विधि विरुद्ध हो, जैसे कि दहेज, या फिर उस स्त्री से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से किसी विधि विरुद्ध मांग को करना। जैसे कि आप समझ सकती हैं कि अगर आप पति हैं या फिर पति के कोई नातेदार हैं और ऐसे में आप किसी स्त्री से या फिर उस स्त्री से किसी संबंधित अन्य व्यक्ति से, जैसे उसके माता से, पिता से, उसके भाई से, अन्य किसी रिश्तेदार से जो वो स्त्री से संबंधित है, उससे आप किसी भी कोई भी विधि विरुद्ध मांग कर रही हैं, जैसे कि मान सकते हैं दहेज की। अगर आप दहेज की मांग कर रही हैं, पैसे मांग रहे हैं, गाड़ियां मांग रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी मांग कर रहे हैं और उस स्त्री के द्वारा या फिर उसके नातेदार के द्वारा वो चीज़ आपको नहीं मिलने पे आप उस स्त्री को परेशान कर रही हैं, तो ये भी क्रूरता कही जाएगी। इसका सीधा साधा अर्थ है कि अगर आप दहेज की मांग करते हैं तो ये क्रूरता कही जाएगी। तो यहाँ पे क्रूरता के लिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो अगर आप दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्त्री को परेशान कर रहे हैं, उसे किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना दे रहे हैं, उसके चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए या फिर खुद को नुकसान पहुँचा ले, तो ये भी क्रूरता है। साथ ही साथ दहेज की मांग करते हैं तो यह भी क्रूरता के अंतर्गत ही आएगा। तो क्रूरता के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ दहेज की मांग करें तो ही आपके ऊपर 498A लगेगा। आप सिर्फ दहेज की मांग नहीं करते हैं, सिर्फ पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं, उसके ऊपर उसके चरित्र पे लांछन लगाते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 498A के तहत अपराध होंगी और इसके लिए भी आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है।
तो देखिए, जैसा कि आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में दिए गए प्रावधानों को देखा, उसमें जो क्रूरता की परिभाषा दी गई है उसे देखा, तो वहां से ये चीज स्पष्ट हो रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी पत्नी से सिर्फ दहेज की मांग कर रहे हैं तो ही वो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगवा सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। दो तरह की क्रूरता होती है। अगर आप किसी स्त्री को, पति है या फिर पति के नातेदार हैं, वो लोग उस स्त्री को परेशान करते हैं, उसके चरित्र पे लांछन लगाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे ताने मारते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जो लड़की है वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, या फिर उसकी शरीर पे या फिर किसी प्रकार का उसको कोई क्षति होता है, नुकसान पहुंचता है, तो ये भी क्रूरता कही जाएगी। अब ये क्रूरता चाहे मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, ये सारी चीजें क्रूरता के ही अंतर्गत आएंगी। या फिर अगर पति या फिर पति के नातेदार जो है वो स्त्री से यानी पत्नी से दहेज की मांग करते हैं या फिर कोई ऐसी डिमांड करते हैं, वो चाहे पत्नी से की गई हो या फिर पत्नी पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति से की गई हो, तो जैसे मान लीजिए कि दहेज को कहा गया है तो इस चीज को आप दहेज ही समझ सकते हैं। तो अगर पत्नी से दहेज की मांग की जाती है तो ये भी उसके प्रति क्रूरता कही जाएगी। तो क्रूरता के संबंध में आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आप दहेज नहीं मांगते हैं, सिर्फ पत्नी को परेशान करते हैं, चरित्र पे लांछन लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं जिससे उसे परेशानी होती है, क्षति पहुंचती है या फिर वो आत्महत्या करने पे विवश हो जाती है, तो ये सारी चीजें क्रूरता की स्थिति में आएंगी और क्रूरता ही कही जाएंगी। तो अब आप अपने इस भ्रम को निकाल दीजिए अपने दिमाग से और कभी भी मिसगाइड ना होइएगा। जो 498 ए है वो सिर्फ दहेज की मांग करने के लिए ही नहीं लगती है। अगर आप पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये सारी चीजें 498 ए के तहत अपराध होंगी। दहेज मांगा गया हो या ना मांगा गया हो, अगर परेशान करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये 498 ए के तहत अपराध होगा और आपकी पत्नी आपके ऊपर केस दर्ज करा सकती है। 498 ए के बारे में अब आप विस्तृत समझ चुके होंगे, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।